it is an honor to welcome a leader whose vision and leadership has been instrumental when it comes to transforming India's road infrastructure and mobility landscape. Ladies and gentlemen, well, the clapping must not stop. May I request Nitin Gadkari ji, the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Government of India, to kindly grace the stage. Well, Rohit, we need you back on stage. Mr. Rohit Gokamar, who is the Director, Worldwide Media and Times Strategic Solutions Limited, CEO, Digital Times Television Network, to come back on stage and to honor and felicitate the Honorable Minister. Wonderful. Thank you very much, Rohit. As Minister Sir continues to be with us on stage, let's move on and talk about the special fireside conversation on the theme, which is India's Mobility Mission 2030, Clean Tech, Smart Manufacturing and Global Vision. A discussion that will delve into policies, innovations and vision that drives India's journey towards becoming and also now moving on to being a mobility leader. So let's call on stage the moderator for this session, Dr. Rama Solanki, Senior Journalist, Times Network. Ladies and gentlemen, once again, join us in welcoming Dr. Rama Solanki, Senior Journalist, Times Network. Well, this is a special fireside conversation on our theme. Rama, the stage is yours. प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी भी देश का विकास देखना है तो उसकी सड़कों को देखिए। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। किसी ने सदन में कहा, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, और आपका जवाब आया कि मैं सपने देखता नहीं हूं, ठान लेता हूं और करके दिखा देता हूं। आज इस मंच पर भारत की बात होगी, उस भारत की बात होगी कि जब आप 2024 में बोल रहे थे कि 24 के अंत तक मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे कर दूंगा कि आपको लगेगा कि आप एक नए हिंदुस्तान में हैं, एक नए भारत में हैं। टाइम्स ड्राइव का ये मंच है, भारत की बात होगी, ऑटोमोबाइल्स की बात होगी, सड़कों की बात होगी और समाधान की बात होगी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो वादे आपने किए थे वो लगभग पूरे नजर आ रहे हैं। जहाँ 6-7 घंटे में घूम करके ट्रैफिक के बाद देहरादून पहुंच रहे थे, अब 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन शहर के अंदर की स्थितियां, उसके लिए भी कोई रोड मैप है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सपने दिखाने वाले नेताओं को लोग बड़ा पसंद करते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करते उनकी धुल कर पिटाई भी करते हैं। तो सपने दिखाना आसान है, पर उसको पूरा करना बहुत कठिन है। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि पर मैं जो आश्वासन मैंने दिया था, मैं बहुत पंचुअल हूँ कि जो काम होता है तो हाँ कहता हूँ, नहीं कहता तो नहीं कहता हूँ। मेरे में करेज है कि मैंने अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कहा था कि एजेंडा मेरा होगा, जो मुझे पटेगा वही करूंगा, तुम बोलोगे तो भी नहीं करूंगा, जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा, पर चलेगी मेरी। तुमको देना है तो दो वोट, नहीं देना तो मत दो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने वोट दिया। इसका कारण यही है कि जो बोलना है वही कहना है, जो कहना है वही बोलना है, और जो कहना और बोलना है वही करना है। तो मैंने अभी तक जो कुछ किया उसमें मैं कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता और कोई लोगों को कहता भी नहीं। केवल दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में मैं 1,60,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ। 1,60,000। पर एक मेरे पर अन्याय होता है, उसका कभी फायदा भी होता है। कोई भी रोड पे गड्ढा दिखा कि लोग मुझे गाली देते हैं और तुरंत सोशल, गडकरी तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? अब इस देश में महानगर पालिका के रोड है, डीडीए के रोड है, स्टेट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ग्राम पंचायत का रोड है, और
इन सब में मैं केवल राष्ट्रीय महामार्गों पर के लिए जिम्मेदार हूं, तो मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूं, पर लोग सबके लिए मुझे जिम्मेदार पकड़ते हैं। और कोई भी रोड बना है, अभी महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बना, मुझे हजारों एसएमएस आए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैंने बनाया नहीं तो भी उसकी बधाई देते हैं। तो पहली बात, मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूं। और अब हमने काम किया है कि दिल्ली में हमने एक नया प्लान तैयार किया है, जमीन के अंदर से हम टनल बना रहे हैं। और अभी एक 20 मई के पहले हम लोग मथुरा की तरफ जाने वाला रोड है ना, वो कालीन कुंज वाला, एक बहुत सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट, जैसे ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, ऐसे एक रोड का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और दिल्ली से जयपुर तो आसान हो गया, दिल्ली से देहरादून आसान हो गया। अब दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, वो भी रोड पूरा हो गया लगभग। और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। जो लद्दाख लेह से हम लोग हिमाचल से अटल टनल से निकलते हैं, तो हम 8 टनल बना रहे हैं। और वो रोड पूरा होकर हम लोग आएंगे बिल्कुल हिमालय के बीच में से, तो ये जोजिला टनल पर लद्दाख लेह के आगे, वो लगभग 75-80% हुई है। अभी 22 मई को उसकी दूसरी टनल को भी उसका प्रोग्राम है, वो भी पूरी हो रही है। और वहाँ से फिर हम निकलकर झेड़मोर टनल, जिसको आप सोनबर्ग कहते हैं, वो भी पूरी हुई। और श्रीनगर के बाद हम श्रीनगर जम्मू के बीच में 36 टनल बना रहे हैं। उसमें से हमारी 24 टनल पूरी होगी, 6 पर काम चल रहा है। तो उसको हम कटरा आने के जम्मू आने के पहले कटरा में, कटरा से दिल्ली हमारा वाया अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे, और मुंबई से दिल्ली मुंबई जोड़कर हम सूरत तक जाएंगे। और सूरत के बाद हम आगे हम लोग डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सब साउथ की सिटीज है, उधर जाएंगे। तो ये 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई के बीच में कम होगा। और ये पूरा एक्सिस कंट्रोल हाईवे है, जो दिल्ली मुंबई सूरत तक, ये भी लगभग अब मुंबई का कुछ पार्ट होने का बाकी पूरा होते हुए आया है। और हमने बहुत से चेन्नई बेंगलोर का हाईवे, अभी पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा, वो भी पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि और जो हम ग्रीन हाईवे बना रहे हैं बहुत से देश में, वो सब के कारण पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं। तो अब जनता की अपेक्षा तो मुझे लगता है जो सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा काम हो रहा है। क्योंकि आप चुनावों में बोलते भी हैं ना कि चाय नहीं पिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा नहीं, काम किया है तो वोट दें, तो आप उस पे दृढ़ भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बहुत गंभीरता से एक मुद्दा उठाते हैं हमेशा, प्रदूषण का, और आप कहते हैं कि हवा में जहर घुल रहा है और घुटन भी है। तो 35 से 40% प्रदूषण कम से कम सड़क से आ रहा है, उधर से आ रहा है। उसके लिए आपका मास्टर प्लान क्या है? देखिए, मैं 2004 से वन मैन क्रूसेडर जैसा मेरा अभियान चल रहा है। मैं फार्मर हूँ, मुझे 17 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट्स मिले, आउट ऑफ 9 मेरी एग्रीकल्चर साइंस की है। और मैं रोड का काम करते ही नहीं, मैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, यही सब प्रोजेक्ट करते रहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बहुत ही चैलेंजिंग है। और आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ऐसा है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण क्या समस्या है, ये तो दिल्ली वाले समझ सकते। एक रिपोर्ट आया था कि इस प्रकार के प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ 10 साल हमारा जीवन आयु कम हो सकता है, इतना इसके परिणाम है। तो मुझे लगता है कि इसको किसी भी हालत में खत्म करना चाहिए। तो प्रदूषण का पहला कारण फॉसिल फ्यूल है, जो 22 लाख करोड़ हम लोग फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं। और ये इकोनॉमिक चैलेंज है कि देश के इकोनॉमी पर इतना पैसा जा रहा है। अब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज ही बात हुई थी तो एक नोट मिली, 37% पैसेंजर कार में राइज हुआ। हर बार इनका बढ़ते जा रहा है टर्नओवर। इसका कारण एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और इतनी डिमांड है कि हम पहले 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर आए। हमने जापान को भी सरपास किया है। अब अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, 79 लाख करोड़।
चाइना सेकंड 49 लाख करोड़ और हम 22 लाख करोड़। पर जिस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से काफ़ी ऊपर आएंगे। और हम लोग एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी को कर रहे हैं, हमारा कॉस्टिंग कम है, स्किल्ड मैने जो यंग टैलेंटेड मैन पावर सबसे ज़्यादा देश दुनिया में हमारे पास है, इसके कारण हमारी कीमत भी सस्ती है। और अभी हमने रिसाइकलिंग भी शुरू किया। 15 साल के गाड़ियों का उसको हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक, स्टील सब रिसाइकलिंग हो रहा। तो कंपोनेंट्स की कीमत भी 30% कम होगी। और दूसरी ओर डिमांड वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट अच्छे होने के कारण कॉम्पिटिटिव डिमांड भी बढ़ेगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल, इसमें इलेक्ट्रिक तो पॉपुलर बन गया। ये इंडस्ट्री का भी पहले बड़ा ये था, कोई भी नए काम के लिए, क्योंकि क्या है कि एक मशीन लगा दो, टपाटप निकालो और बेचो, प्रॉफिट कमाओ। बिजनेसमैन का कोई गुनाह नहीं, वो तो प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो कोई देशभक्ति के लिए थोड़ी विचार करेगा। पेट्रोल डीजल के व्हीकल बेचते तो वो तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक के तो इलेक्ट्रिक करेगा। पर ये डाइवर्सिफिकेशन होने में थोड़ा समय लगा। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक, अभी हमारी बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, इनका पूरा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड में भी मार्केट है और टू व्हीलर अभी वर्ल्ड में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि फॉसिल फ्यूल ये इकोनॉमी के दृष्टि से भी फायदे का है। अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी है टोयोटो की, तो उसमें मैं 100% इथेनॉल पे जब चलता हूँ तो वो 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी में फ़र्क ये है कि उसका एवरेज उतना पकड़ने के बाद कॉस्ट 25 से 30 रुपये लीटर आती है, क्योंकि बिजली फुकट में तैयार होती है 60%। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत हमें वायबल है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं आपने टारगेट लाइन किया, कौन सा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन पेट्रोल डीजल से सस्ता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, तो लोग लेते ही ले ही रहे हैं। अब ट्रक भी आ रही है, बसेस पूरी इलेक्ट्रिक दिख रही है आपको। अभी ट्रैक्टर भी मेरे पास इलेक्ट्रिक का है और फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग, रिसर्च भी चल रहा है। अभी ये जो एग्रीकल्चर में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रदूषण कम होने की बात है, ये परली राइस स्ट्रॉ, अब इससे पानीपत में एविएशन फ्यूल बन रही है 78,000 टन, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बन रहा है और 150 टन बायोबिटुमिन। मैं पीछे पड़ा, अब सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बायोबिटुमिन तैयार किया और मेरे हाथ से मैंने 17 लोगों को वो जो मार्केट करने के लिए, बनाने के लिए पेटेंट बेचा उन्होंने। मैंने बोला पेटेंट बेचो, अब 25 हो गए वो। और 1 किलोमीटर का रोड बनाया हमने जो बायोमास से बनाया, बिटुमिन बनाकर, जो पुणे जबलपुर नागपुर पर रामटेक के पास हाईवे है, एकदम बेस्ट तैयार हुआ। अब हमको 110 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और इसमें हम यूज रबर टायर को, रबर पाउडर निकाल कर यूज करेंगे, वो सस्ती है 25 रुपए किलो। फिर उसमें 7% प्लास्टिक, और हमको चाहिए वो ग्रेड अगर तैयार होगी तो हम आज 80,000 रुपये इसका भाव हो गया है बिटुमिन का, जो 50 था 30-40 इससे बढ़ गया। तो हम लोग अगर ये अल्टरनेटिव करेंगे तो 50 लाख टन हमारी कैपेसिटी, तो हमको शायद 20-25 लाख टन ही इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के बदले में अगर इथेनॉल तैयार होगा तो वो भी है। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल तैयार हुआ और ट्रायल चल रही है। मुझे बताया कि एचपीसीएल के भी लोग बैठे हैं, वो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आइसोब्यूटेनॉल इज अल्टरनेटिव फॉर डीजल, और मैंने किर्लोस करके 2 जनरेटर सेट, एक 100% पुणे में 100% इथेनॉल पर और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किया। एकदम बढ़िया चल रहा है, डीजल की तुलना में तो बहुत ही अच्छे, सस्ते भी है। तो अब धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस। और दूसरी बात, हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने का काम कर रहे हैं। रिलायंस इसमें आगे है और इसमें आपको बताता हूँ कि अभी 4000 प्रोजेक्ट्स बायोमास से बायो सीएनजी के पीछे लगे हैं। और ये जो स्पेंट वॉश और प्रेस मड निकलता है शुगर फैक्ट्री में,
ये बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनता है, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकलता है। अब हाइड्रोजन भी, अगर बायो CNG नहीं निकल रहा है तो मीथेन से हाइड्रोजन भी निकलता है। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और उसकी एक समस्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, इसमें हमें बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा। अभी 10 रोड देश के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस चलाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसमें टाटा है, लेलैंड है, वॉल्वो है, IPCL है, इंडियन ऑयल है, HPCL है, NTPC है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू है और हमने फाइनेंस किया है। और हाइड्रोजन की बसेस भी तैयार हो गई, ट्रक भी तैयार हुए। और मैंने खुद टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए थे नागपुर में, अपना दिल्ली में, और उसमें से 2 ट्रक ऐसे थे जो IC इंजन में हाइड्रोजन डाल के, और एक था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन भी दूर नहीं है। और हाइड्रोजन में बाकी एक बात जरूर है कि अगर ये पानी से हाइड्रोजन बनाते तो इलेक्ट्रोलाइजर अगर यूज करेंगे तो 50 यूनिट पावर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए लगती है। तो उसकी तो कम 150 रुपये वही प्राइस हो गई। तो ये बंगलोर में हमारे एक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, उसमें मैं गया था। तो उन्होंने बायोमास से हाइड्रोजन बनाया, मीथेन से। और मुझे लगता है कि हमारी म्यूनिसिपल वेस्ट, मैं आपको खुशी की खबर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। दिल्ली की 4 टेकड़ियाँ हैं कचरे की। आप एक टूरिज्म का प्रोग्राम करके देखने के लिए जाइए। मैं 2027 समाप्त होने के पहले ये 4 टेकड़ियाँ साफ कर दूंगा। ये पूरा सेग्रीगेट करके, अभी तक हमने दिल्ली, मुंबई में, UR2 में, बड़ोदरा, अपना अहमदाबाद, डोलेरो में, अब देश में यूज कर रहे हैं। आज मैंने तमिलनाडु का रिव्यू किया, वहाँ मिट्टी नहीं थी। मैंने कहा तुरंत सब म्यूनिसिपल कार्बन की ये जो वेस्ट है, लीगेसी वेस्ट है, उसको निकालो, सेग्रीगेट करो और उसको डालो एग्रीगेट की जगह पर। अब उसी को बायोडाइजेस्टर में डालकर फ्रॉम म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी कहा है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। अभी नेपियर ग्रास जो तैयार होता है तो 1 टन CNG बनाने के लिए 12 टन नेपियर ग्रास लगता है। और राइस स्ट्रॉ जो है परली, उससे 5 टन से 1 टन बनता है। अभी ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में 180 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। और उसका गैस मिलने के बाद जो उसका होता है ऑर्गेनिक कार्बन वाला जो मैन्युअल है ऑर्गेनिक, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक विजन ये है कि हमारा किसान एग्रीकल्चर, जिसका ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% केवल हम कंट्रीब्यूट करते हैं GDP में, और पॉपुलेशन 60% है। अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी, पावर, ये बिटुमिन सब किया तो हम 6 से 7% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। वहाँ गाँवों में रोजगार तैयार होगा, गाँव में स्मार्ट विलेज तैयार होगी जैसे स्मार्ट शहर है। और गाँव में अगर इनकम बढ़ेगा तो लोग क्यों आएंगे शहर की ओर। तो मुझे प्रयास, मैं यही कर रहा हूँ कि ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए जाए, और जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित जो बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस है उसका यूज करें। मुझे समझ में आ गया कि आपकी पसंदीदा मिनिस्ट्री ये क्यों है। क्योंकि 17 बार डिलीट कर लिया। मुझे लगता है कि आपको जो समझते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आप कोई संकेत देते हैं तो उस पर काम शुरू कर चुके होते हैं, बस डेडलाइन देना बाकी होता है। मैं आपके उत्तर से ही एक सवाल उठाती हूँ। सवाल है किसान का। सवाल है, आप एथेनॉल पर बहुत जोर देते हैं और कहते हैं कि जो बायो ईंधन है और परली है, इनसे एथेनॉल बनाई जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इससे हमारे देश के किसान की आय बढ़ेगी? उसको इस मिशन में जोड़ा जाएगा? उसको कोई फायदा होगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि नुमालीगढ़ में हमारे देश में वेस्टलैंड बहुत है। हाँ। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी कुछ हुआ नहीं उसमें, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनीथिंग। मैं उसके ऊपर बाम्बू प्लांटेशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और बाम्बू को कट करके 8 mm के बाम्बू के पीसेस तैयार करके उसके कैलोरिक वैल्यू 4000 है, जो कोल के बराबर आती है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसान अब
बांबू लगाए और 1 एकड़ में भीमा बांबू है कर्नाटक में अच्छे, तो बांबू इज ग्रास, बांबू इज नॉट ट्री। तो बांबू काट कर उसके टुकड़े बनाकर वो अल्टरनेटिव ऑफ कोल करके यूज होगा। दूसरा, नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बन रहा है, उसमें दिक्कतें हैं। राइस स्ट्रॉ और बांबू से बनाने में उसके कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है और उसमें और पॉपुलराइज होने के लिए टाइम लगेगा। पर एक बात जरूर है कि धीरे धीरे बहुत लोग इस पर काम करें। मैं एक छोटी बात बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मक्के से इथेनॉल तैयार होने की बात थी। तो एक बहुत रिस्पेक्टेबल हमारे सेक्रेटरी थे, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। उनको अभी पुण्य भूषण अवार्ड मिला था पुणे में, तो मेरे हाथ से दिया गया था, तो मिस्टर केड़कर। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने उस समय जब अटल जी की सरकार थी तब उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, फूड वर्सेस फ्यूल। तो उन्होंने टोटल ये लिखा था कि तुम्हारे जो दिल्ली मुंबई में बैठे हुए जो हमारे बहुत बड़े विद्वान लोग होते हैं, अच्छे विद्वान, अच्छे भाव से बोल रहा हूँ, ये फूड वर्सेस फ्यूल वगैरह बहुत से बातें करते रहती है। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, पानी की कोई कमी नहीं देश में। मुझे 8 डिलीट डॉक्टरेट पानी पर मिली है और मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। मैंने 23 झगड़े थे, 17 निपटा दिए। मैं दरवाजा बंद करता था, मुख्यमंत्री को बोलता था सोल्यूशन निकालो, नहीं तो दरवाजे नहीं खोलता। तो निपट गए बहुत से। और मैंने 49 रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किए थे। हर साल बाढ़ के कारण 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। तो पहली बात, पानी की कोई कमी नहीं। दूसरी बात, शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस, चावल वर्ल्ड में पहली बार हम आए, चावल सरप्लस, गेहूं सरप्लस। पंजाब हरियाणा में रेलवे के प्लेटफॉर्म पर रखने की नौबत आई है और आज देश में हम सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, चावल जब निकालते तो ब्रोकन राइस निकलता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और इसलिए अब मक्के से इथेनॉल बनने की बात आई तो कैबिनेट में सब लोगों ने कहा ये फूड फ्यूल बहुत चला, फिर बहुत विवाद भी हुए, चर्चा भी हुई, मान्य हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मक्के से इथेनॉल बनाने की बात हुई तब मक्के की एमएसपी थी 1800 रुपए क्विंटल और मार्केट प्राइस थी 1200 रुपए क्विंटल। और जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की प्राइस हुई 2600 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बना। तो आज ये ब्रोकन राइस खरीद रहे हैं, मक्का खरीद रहे हैं। और यह परली की जो आपने बात की, मैं 2 फिलॉसफी पर काम करता हूँ। एक, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The second philosophy is conversion of waste into wealth. अब ये परली जलाते थे, इसलिए दिल्ली में क्यों पोल्यूशन है, तो परली जलाते हैं। अब परली का भाव 2500 रुपए टन हुआ, यानी अब परली जलेगी भी नहीं, पोल्यूशन होगा भी नहीं, तो परली से इथेनॉल बनेगा, परली से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनेगा, परली से बायो सीएनजी बनेगा, परली से ड्यूटेविन बनेगा। तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और इसलिए परली जलेगी नहीं तो प्रदूषण भी नहीं होगा और उसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो मैंने लोगों को क्या कहा कि भारत को अगर पोल्यूशन से मुक्त करना है तो वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो बाय यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो लो कॉस्ट है, और उसमें रिसर्च करके अगर हम उसमें वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ। तो ये दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातों से परली की आज अभी देखो धीरे धीरे कम हो रही है। अब मेरे पास मालूम नहीं, पर मेरे पास 1,230 लाख टन ये पंजाब हरियाणा में परली होती है। अब मेरी जानकारी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वहाँ के सेक्रेटरी मेरे डिपार्टमेंट में पहले थे, तो उनने मुझे बताया कि अभी 50% जलना बंद हो गया। जब ये पूरा आएगा तो एविएशन फ्यूल बनेगी। मैं खुद स्पाइस जेट का विमान देहरादून से आया, ये विस्तारा का विमान ये एविएशन फ्यूल पे चला, और अभी जल्दी ये आने की संभावना है कि आपके पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में ये 2% मैंडेटरी होगी, ये बायो एविएशन फ्यूल डालना। तो धीरे धीरे ये मार्केट इंडिया के लिए बनने वाला है क्योंकि हम उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये वेस्ट टू वेल्थ में है। ये सब बातों को करने से इधर प्रदूषण का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और वैल्यू क्रिएट होने से रोजगार भी निर्माण होगा और किसानों को भी फायदा होगा। ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र हैं, आप बात कर रहे हैं
एक ऐसी तस्वीर की कि गाड़ियां एक अलग अंदाज में चलेगी, पेट्रोल डीजल से हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे। इनमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका ये और स्मार्ट बने और सुलभ बने, इसके लिए पीपीपी मॉडल के ऊपर क्या खास योजनाएं चल रही हैं? देखिए, आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब ये सब जितने गाड़ी और स्कूटर बनाते ये चार्जर भी देते साथ में। हाँ। अब ये बजाज और टीवीएस ने एक स्टडी किया था तो कि 2 व्हीलर एक दिन में 26 किलोमीटर चलता है, और ये दोनों की इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लॉन्च की तो उनकी बैटरी 125 किलोमीटर के लिए है। तो बाकी लोग होशियार है, उन्होंने क्या किया कि बैटरी 60 किलोमीटर की रखी, तो उनकी कीमत सस्ती हो गई। हाँ। अब क्या हो गया कि जो घर में जाके रात को चार्ज करेगा या घर में सोलर लगाएगा और चार्ज करेगा, उसका चार्जिंग प्राइस होगी 0। मैं ट्रैक्टर अपने घर पे सोलर पे होता वो चार्ज करता हूँ, ड्रोन भी चार्ज करता हूँ। तो पहली बात, अब रेंज जो है वो बढ़ रही है। अब ये कार मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अभी तो 650 तक किलोमीटर तक आई। परसों दिल्ली देहरादून हाईवे के लिए मैं इलेक्ट्रिक कार पे गया तो मुझे चिंता हो रही थी कि मैं कैसे वापस आऊंगा। तो मैं गया और आया, घर आने के बाद फिर चार्ज किया। तो पहली बात तो ऐसा है कि मेजॉरिटी लोग ये अपने घर पर चार्ज करते, इसलिए दिल्ली में और मुंबई में और नागपुर में रहने वाले लोगों का प्रॉब्लम किसका है, जो दिल्ली से मुंबई कार लेके जा रहा है उसको। तो हमने अभी हमारे यहाँ हमसे गलती हो गई, हमने रोड साइड एमिनिटी 670 बना रहे। अब हमारे अधिकारियों को मेरी भी नज़र से चूक गया, तो हमने उनको जगह दी, मैंडेटरी किया कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन करो। हमको लगा हो गए स्टेशन, फिर पता चला कि उनका पावर बेचने का रेट 22 रुपये यूनिट है। तो 22 रुपये यूनिट में अगर पावर चार्ज होगी तो इतनी महंगी होगी, तो मतलब नहीं है। तो फिर मैंने अभी पावर मिनिस्टर को ऐसा कहा है कि आप आपकी सोलर पावर जो सरप्लस है आपके 2 रुपये 60 पैसे की है, तो आप व्हीकल चार्ज करने के लिए, ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है, तो आप इसके लिए रेट हमको तैयार करके दीजिए। से बात चल रही है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है, तो वो होगा। दूसरा, अभी एक ट्रक मैंने लॉन्च किया था, ये पानीपत से मुंबई, जैसे फ्लैश चार्जिंग है बस, वो भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं कि जो 40 किलोमीटर चार्जिंग करेगी, फिर चार्जर आएगा, 20 सेकंड में चार्ज होगी, चली जाएगी। पहला पायलट प्रोजेक्ट करे, टाटा उसकी फैक्ट्री भी डाल रहा है। दूसरा ऐसा ट्रक आया जो चाइनीज कंपनी का था, ये रेणुका शुगर वालों ने बनाया, और बख्शी एंड कंपनी करके बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है शिपिंग में, तो उन्होंने अपने कंटेनर मुद्रा, कांडला और चेन पीटी के वो सोनीपत लाते हैं, और सोनीपत का डेपो का उद्घाटन मैंने किया, वहाँ चार्जिंग है, और वहाँ एक फ्लैश में ये चार्जिंग है, स्वैपिंग, वो बैटरी डालते हैं, 180 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ 1 लीटर डीजल 110 रुपये का, उसके बदले में 20 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी, और वह कहीं चार्ज करके वो ला सकते हैं। सब नेचुरली इसमें इतनी टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन हो रहा है कि और लोग पसंद भी करें। एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई के गणित में अब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गया, ये लोग रेट नहीं कम कर रहे। और जब तक इन्हें प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं और इनका मार्केट में माल खरीदी करने वाले हैं, तब तक ये रेट नहीं कम करेंगे। अब मैंने जब इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी तो $150 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी, अब $50 हो गई। तो अब इनको पूछना प्रश्न, आप मेरे को बोलते हो, उनको भी एक बार पूछो कि तुम्हारे कार की प्रोडक्शन कॉस्ट $50 पर किलोवाट पर आवर हुई, तो इनकी कॉस्ट 1/3 हुई, तो फिर रेट कितने कम किए। अब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, पर मेरे अंदाज से अब पेट्रोल डीजल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग लगभग बराबर है या सस्ता है। अगर लार्ज स्केल पर होगा तो रेट इन्होंने कम करना चाहिए, पर अब कम इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है। अब इसलिए बसेस का हमारे देश में हमें 2.5 लाख बसेस चाहिए, और हमारी कैपेसिटी 1 लाख बसेस की है, तो बस वाले तान के बैठे हैं, वो काहे के लिए रेट छोड़ेंगे। तो अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ डिमांड, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश होगी, और मुझे लगता है उसमें कंज्यूमर का भी फायदा होगा। अभी आपने देहरादून की बात की, अभी आपने मथुरा वृंदावन की बात की, मेरे को बस ये जानना है कि टोल टैक्स कम होंगे? आपने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन टोल टैक्स बहुत हो गए। बहुत कम हो गया। आज ही मैंने अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था
कि हमने अभी 80 किलोमीटर के स्पीड से, नो बैरियर, निकल जाओ आप, हम आपके नंबर प्लेट का फोटो ले लेंगे, आपका फास्ट ट्रैक का जो है कार्ड उसका फोटो ले लेंगे, और जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये चालू हो गया, 85 टोल उसके अवार्ड हो गए, और मैं इस साल दिसंबर तक वो टोल नाके ही नहीं रहेंगे, ना कोई आदमी रोकेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई बताएगा, नहीं, कुछ नहीं, आप 80 के किलोमीटर की स्पीड से निकल जाओ। हाँ, अगर आपने टोल नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, सब फाइन वसूल करेंगे, तब देना पड़ेगा। तो कानून से चलने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फ्लाईओवर मिनिस्टर भी कहा जाता है, और बहुत अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे रोड और टनल्स आपने पहुंचा दिए हैं जो बहुत मुश्किल था। स्पीड बढ़ रही है, उसके लिए भी कोई पैमाना मापदंड तय कर लिया है? देखिए, क्योंकि इतने अच्छे रोड हैं, स्पीड बढ़ जाते हैं, आप भेज देंगे नोटिस। देखो, जितना लोग चल सकता उतना ही रिफॉर्म करो। मैंने एक बार कहा था कि हॉर्न के बजाय बांसुरी बजेगी, तबला बजेगा, ऐसी पिटाई हुई मेरी सोशल मीडिया पर, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दी। मैंने बोला साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए करें। अभी प्रॉब्लम यह है कि टोल रेट वगैरह के बारे में भी जो है, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, और ये सब जगह 15 रुपए में अभी एक टोल पड़ रहा है, और 3000 रुपए के में 200 टोल फुकट है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अब टोल नहीं के बराबर है। और अभी हमने इतना कम, मुझे बताओ कि आप अगर 15 रुपए, जो 150 रुपए दे रहे थे, 125 रुपए दे रहे थे, वो 15 रुपए का आ गया। अब इससे कम क्या होगा, और आपको रुकना भी नहीं कोई। दूसरी बात, मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया महाराष्ट्र में, पहला रोड, मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ, तो ये देश का पहला बीओटी मैंने ये पुणे मुंबई नासिक रोड पर ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया था। तो वो मुंबई पुणे जब बनाया तो मेरे को इतना क्रिटिसिज्म हुआ टोल के ऊपर, इतनी लोगों ने गालियां दी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुंबई से पुणे आपको आने के लिए 8 घंटे लगते हैं, अब मैं 2 घंटे में लेके जाऊंगा तो आपका 6 घंटे का फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, उसके बदले में मुझे टोल दो। तो बाद में ऐसा हुआ कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी उन्होंने कहा हम टोल नहीं देंगे, तो लोगों ने गाड़ी रोकी और बोली हमको एक्सप्रेस हाईवे से जाना है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किए टोल के, स्टेट ट्रांसपोर्ट बोली ये पैसे लो और लगाओ, एक्सप्रेस हाईवे से चलो। अभी तो वो नई भी टनल बन गई और डिस्टेंस कम। अब मैं नया मुंबई पुणे हाईवे बना रहा हूँ, मुंबई से बेंगलोर 5.5 घंटे में, तो जो JNPT से लेकर नया हाईवे का काम शुरू कर रहा हूँ। तो अब तो लोगों को जब, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। आप नाराज मत होना, आपने मुझे बुलाया, ये 5 स्टार होटल है, आप मुझे बुलाते तो मैं रामलीला मैदान पे आता, वहीं बाजू का टपरी का चाय पी लेता, फुकट में कार्यक्रम होता, क्यों टाइम्स का खर्चा लगाया आपने। पर आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो वो खर्चे में ये कार्यक्रम कैसे होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा। मतलब ये भी कला आप में है, इसलिए तो विरोधी आपका विरोध नहीं कर पाते हैं। ये तो अलग ही फॉर्मूला है आपका कि विरोधी भी कहते हैं कि कहीं बात नहीं बनेगी, यहाँ अपनी अर्जी लगा देंगे। देखिए, रोड तो ऐसा है हाँ। कि वो ये बीजेपी का MPA बना दो, कांग्रेस का मत बनाओ, ऐसा नहीं होता। हाँ। मैं पूरा रोड बनाऊंगा तब बना, उनका मुझे कोऑपरेशन चाहिए। तो सही बन सकता है मैं सबके बनाता हूँ, जो नहीं बन सकता वो नहीं बना सकता हूँ। तो इसमें पॉलिटिक्स तो कोई होता ही नहीं। मतलब सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। देखो, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, टाइम बाउंड हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ और करप्शन फ्री हूँ। कोई ठेकेदार, अभी इस ठेकेदार मेरे नाम से आके तो डरते ऐसे, अभी मैं तो बोला 2-4 ठेका जेल में डालूंगा करके। अभी रोज बहुत सुंदर हुआ, मैं हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, और अभी वो एक ड्रोन जैसा होता है ना, वैसे हमारा एक व्हीकल है, और वो व्हीकल पूरे रोड का डिटेल लाता है, गड्ढे कितने पड़े, क्वालिटी कैसी है, अतिक्रमण कितना हुआ है, एवरीथिंग। तो अब मैं अभी आज ही मैंने तमिलनाडु का और गुजरात का सर्वे किया, तो अब अधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा, जो पागल डर गए सब, क्योंकि अब नंगे हो गए। वो रोड कहाँ खराब हुआ है, कौन से पॉइंट, और मेरे एक साइड में वो पूछता हूँ क्यों नहीं किया, कितने लोग मरे, ब्लैक स्पॉट का क्या हुआ, सब रिकॉर्ड पर आ गया। हमने उसमें AI का उपयोग किया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब मीटिंग होने के पहले रात दिन मेहनत करके अपना डाटा सुधारने के पीछे। इस बार बरसात में,
क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने बहुत गालियां खाई है, गड्ढे पड़े। इस बार हमने जितने गालियां खाई, मुझे लगता है इस बरसात में मैं 5-10% पे रहूंगा। सब रोड आपको अच्छे बनेंगे। आपको एक ही काम करना, सोशल मीडिया पे बेचते रहो, कोई चिंता मत करना, क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट भी हमारे गलतियों के कारण, गलत डीपीआर के कारण होते हैं। बेचते रहो। अभी हमने लैंडस्लाइड्स के लिए भी करीब 350 लैंडस्लाइड स्पॉट को ब्लैक स्पॉट लेकर वो भी सुधार दिए। तो हम लोग ये सेफ रोड और लोगों के लिए ज्यादा अच्छा मिले। एयर बैग्स हमने सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया। हम चाहते कि लोगों का सफर अच्छा हो। और आगे मैं बताऊंगा कि आपको हमारे रोड में इलेक्ट्रिक ट्रक जब आएंगे तो रेलवे से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो ये रेलवे को भी फिर डबल कंटेनर ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन होगी तो बेनिफिट होगा। मतलब एक चीज को अच्छा बढ़ा रहे हैं, एक चीज के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं आप। सर कंपटीशन होनी चाहिए। देखो आपकी मीडिया में क्या हुआ, पहले हम जब हमारे यहाँ 2-3 अखबार वाले रहते थे तो हम लोग उनको बार बार मिलते थे। हाँ। कि भैया चुनाव है, हमकी मदद चाहिए। अब हम किसी को मिलते ही नहीं, क्योंकि 15 अखबार हो गए। ये नहीं तो वो मदद करता, वो नहीं तो वो करता। कंपटीशन के कारण, मैं मजाक में कह रहा हूँ, डोंट टेक इट इन अदर वे। तो नहीं तो हमारा मीडिया मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट रहता था। अब वो क्या हो गया, कंपटीशन हो गई। तो वैसे भी सब जगह कंपटीशन होनी चाहिए। कंज्यूमर का फायदा कंपटीशन में होता है। हाँ। नहीं, वो आपके मजाक को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी पूरी जासूसी और रिसर्च की है। आपने 17 बार डिलीट किया तो मैंने उसको समझा। आप ना मजाक में बहुत बातें कह जाते हैं। आपने कहा इस देश में चमचों की तो कमी है नहीं, और यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चमचे ना मिले, और बात कुछ और कह रहे थे और आप खुद ही हंस पड़े मन से। आप इसको यहाँ पर जरा डिकोड। देखिए, मैं एमएसएमई का मंत्री था। हाँ। तो बाद में मैंने 2 काम किए कि रेलवे को बुलाया, कहा तो जो मिट्टी का ये होता है ना, जो उल्लड़, क्या बोलते हैं उसको, कुल्लड़, वो कुल्लड़ मैंडेटरी करो। और फिर मैं हवाई जहाज के कंपनियों को बुलाया, मैंने सबको। मैंने बोला तुम ये स्टील के चमचे के बजाय, मैंने आसाम में एमएसएमई से बाम्बू से, अच्छे क्वालिटी का बाम्बू है, उसके चमचे बनाए। और मैंने कहा वो भी चमचे, बोले हम चाइना से बुलाते। तो मैंने कहा भैया हमारे देश में चमचों की भी कमी है कि आप चाइना से ले रहे, हम है ना। और चमचा इतना होशियार आदमी होता है, जिस दिन प्याले में चीनी डाल दो वो दौड़ के आता है। तो मैंने कहा हमने 7 यूनिट आसाम में खड़े किए, और आज इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस एयरलाइंस में सब बाम्बू के चमचे मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। तो ये अच्छा हो, लोगों को रोजगार मिला, बाम्बू से हुआ। क्योंकि आपने इस बात को जोड़ के भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर ये दोनों मेल हो जाएं तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है वो पूरा होना, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पहली बात मैंने कही कि मैं एग्रीकल्चर में ही मैं 80% काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मैंने तय किया कि मैं अपना जो लाइफ है वो इस कॉज के लिए दूंगा। तो मेरा अभी 5 लाख किसानों का ग्रुप है। मैं हर साल एग्रो विजन करता हूँ, 40 वर्कशॉप लेता हूँ, गन्ना है, सब जगह उसकी जितना कुछ कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित, अब आपने विषय निकाला करके आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश से 1952 में गिर जात की गाय ब्राजील में गई थी, और वो 60 लीटर दूध देती थी। और उस गाय का जो बुल तैयार हुआ, उसका नाम था टोरेंडो। उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया तो गोरी हो गई 15 लीटर की। तो अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाई है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या हुआ कि हम लोग अभी 2 लीटर की देशी गाय को जब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और उसमें एक नई बात है, जैसे बेटी बचाओ अभियान था, वैसे अब बेटी बचाओ अभियान के गाय के लिए जरूरत नहीं है, गोरी बचाओ, क्योंकि 100% गोरीच होती है। और वो जो गोरी होती है वो 15 लीटर 20 लीटर बढ़ते जाती है। उसकी माँ, उसका जो बुल है, उसकी माँ का दूध कितना उसके प्रोपोर्शन में। ऐसे 3 सेंटर देश में खुल गए। एक चितड़े डेयरी करके जो बहुत प्रसिद्ध है ब्रांड, उनका सांगली में था। दूसरा पवार साहब ने बारामती में किया, और तीसरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी नागपुर में हुआ।
और ये तीनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन मैंने किया है। और अब मैं पीछे पड़ा हूँ कि हर गाँव, अच्छा इसमें एक है कि ये ह्यूस्टन है, ये जर्सी है, 3 वेत में वो भी कन्वर्ट होकर इंडियन बन जाती है। और ये इंडियन मिल्क और इसकी क्या विशेषता है वगैरह उसका अलग सब्जेक्ट है। तो अब धीरे धीरे दूध का प्रोडक्शन हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से फायदा होगा। अभी हमारे यहाँ बाम्बू की बात मैंने की, आपको पता है कि जो शायद इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब मोहन दारिया मंत्री थे, तो उन्होंने वेस्ट लैंड पर एक बहुत रिपोर्ट तैयार किया। मैं जब हवाई जहाज से जाता हूँ तो मैंने मजाक में कहा कि बाल जिसको नहीं ऐसे टक्कल ही टक्कल दिखता है पूरा। आप हेलीकॉप्टर में नीचे देखो पेड़ नहीं दिखते हैं। अब वो पूरी वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको अगर हम बाम्बू लगाते तो बाम्बू के कारण हम इन्वायरमेंट में तो फायदा होगा ही, पर उसको ग्रास करके काट कर इथेनॉल बनाएंगे, सीएनजी बनाएंगे, व्हाइट कोल बनाएंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी में वहाँ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर अगर हम नीतियाँ बनाते हैं तो मुझे लगता है कि तो 14% जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, वो अगर हम 22% पर लेके जाएंगे तो गाँव में रोजगार निर्माण होगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ दिया। हाँ, अब चीन और अमेरिका का क्या करें? इनको कब पीछे छोड़ेंगे और ग्लोबल धूम कैसे मचाएगा हमारा देखिए, ऑटोमोबाइल? कब छोड़ेंगे, कौन से तारीख को छोड़ेंगे, 2030 का। देखो ये बहुत कठिन है, इट्स नॉट इजी। ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस प्रकार से हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत सुधर गए, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने कहा तुम तुम्हारे गाड़ी के साथ अमृतांजन की बोतल देते जाओ, मतलब साले कमर इतनी दुखती है। वो बोले क्यों? मैंने बोला तुम्हारे डिजाइन कैसे हैं। अब धीरे धीरे इंडियन कंपनी भी बहुत सुधर गई, उनके भी डिजाइन देखो फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, क्वालिटी भी बेस्ट है, एवरेज भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी बेटर है। तो धीरे धीरे मैं बताता हूँ कि अब मर्सिडीज के चेयरमैन मुझे मिले थे, मैंने उनकी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज लॉन्च की। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे और इलेक्ट्रिक का हमारा मैन्युफैक्चरिंग करने का जो है वो पूरा इंडिया से बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ये रेंज रोवर ये चेन्नई में बनना शुरू हो गया। तो अब धीरे धीरे वर्ल्ड के सब, एक आधे ब्रांड को छोड़ दो, उनको भी आना पड़ेगा। तो उनको हमने कहा कि ये चाइना में बनाकर यहाँ इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, यहाँ इंसेंटिव चाहिए तो यहाँ बनाओ। तो नेचुरली सब ब्रांड आ गए, उस क्वालिटी के आ गए, और इससे डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत ग्रोथ है और इंटरनेशनल मार्केट में भी है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने तो उस समय मिलते लोग तो टारगेट देता हूँ 5 साल में, और ये बहुत कठिन काम है, पर जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सुधार रहे, क्वालिटी सुधार रहे, इनके डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। और जेसीबी मालूम है आपको, मेरे आग्रह पर उन्होंने डीजल और सीएनजी के हाइब्रिड इंजन पे जेसीबी बनाया, उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब जेसीबी जो है, अमेरिका वाले कहते कि इंडियन जेसीबी हमको भेजो। तो आज धीरे धीरे हमारी यहाँ की कंपनियां स्ट्रांग बन रही है, क्वालिटी में, डिजाइनिंग में एट पार है, कॉस्ट में कम है और प्रॉफिट दिखता है। तो बताने की जरूरत ही नहीं जी। जैसे हमारे यहाँ गांव में खेती में तो जो हरा घास होता है ना, वो जानवर वैसे ही चले जाते हैं वैसे जब प्रॉफिट दिखा तो इनको कोई बूस्टअप करने की जरूरत नहीं है, बराबर उस पहले हमारे से पहले पहुंच जाएंगे। और ये होने वाला है और हिंदुस्तान आगे जाने वाला है और वर्ल्ड में आप देखते रहो, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% ये सक्सेस होगा। कुछ लोग दुनिया के आगे शर्त रखते हैं और उनकी शर्तें मान ली जाती है। आप ऐसे ही एक व्यक्ति की आगे शर्त रख देते हैं, एलन मस्क के आगे। वो दुनिया के आगे शर्त रखते हैं कि भाई ये होगा और आप कहते हैं नहीं ये होगा तब ये होगा। तो ये कैसे? देखो, मैं कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। आपको पता नहीं, मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कुछ चेहरे तो मैं तब के पहचानता हूँ। तब प्रफुल्ल पटेल हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तो मैं बेचारा प्रफुल्ल पटेल को कहा कि एक मीटिंग बुलाओ, तो ये सब ऑटोमोबाइल वालों की मीटिंग बुला। जैसे ही इथेनॉल का नाम निकाला, सब विरोध करने लगे। मैंने स्कैनिया की 15 बसेस 100% बायो इथेनॉल पर 1.5 साल नागपुर में सक्सेसफुली चलाई।
तो अब शुरुआत में क्या होता है, जो कोई भी आउट ऑफ बॉक्स काम होता है उसमें थोड़ा विरोध होता है। तो मैं अब ये ट्रैक्टर वालों को कहा कि तुम्हारा अभी यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स की फाइल पड़ी है, रख दी है मैंने। 1 साल में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर और हाइड्रोजन का ट्रैक्टर सब लाओ, नहीं तो साइन कर दूंगा। बोले 1 लाख रुपए कीमत, बोले बढ़ेगी तो बढ़ेगी, तुम करते हो, हाँ कहो या ना कहो, तो मेरे लिख दो मेरे को। वो लिख के रखा है फाइल पर, 1 साल के अंदर हम देंगे। देखो अब यही बात, ये बैठे हैं, मैं इनके रिस्पेक्ट, दे आर गुड पीपल। ये जब यूरो 4 में थे हम लोग, इमिशन नॉर्म में, तो मेरे यहाँ ये लोग आकर, अब ये एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक कंपनी के एमडी थे, इस क्षेत्र के सबसे बहुत बड़े, वो मेरे मित्र भी थे मुंबई से। वो मेरे को कहे कि होने वाला नहीं है ये, तुम्हारे पास फ्यूल नहीं है और तुम ये जिद करके बैठे हो कि एकदम जंप मार रहे हो कि ये इमिशन नॉर्म यूरो 4 से यूरो 6 पे जा रहे हो, BS6, ये संभव नहीं है। खूब विरोध किया इन्होंने। फिर मैंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तीनों को इनको बुलाया, खूब समझाया। तब आखिरी में मैंने कहा आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आए तो घसीटते हुए तुमको ले जाऊंगा। वन साइड लिया। अब वो व्यक्ति पब्लिकली कहते हैं कि हमें कहीं नहीं लग रहा था कि ये सक्सेसफुल होगा, पर आपने सक्सेसफुल करके दिखाया। तो मैंने कहा ये बात इसलिए सच है कि जब लड़कों को तैरना सिखाना पड़ता है तो उसको बोला उतर पानी में, नहीं डरता, एक बार ढकल देना उसको तो वो स्विमर अच्छा बन जाता है। तो मैंने केवल ढकलने का काम अच्छे भाव से किया है, बुरे भाव से नहीं। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री का चैम्बर बंद कर लेना, घसीट के ले आना, तो मुझे लगता है कि आप टारगेट्स बहुत अच्छे। नेशनल इंटरेस्ट में मेरा तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट एजेंडा नहीं है। देखो 1970 से 23 झगड़े पड़े थे और हमारा 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा था, और पंजाब, हरियाणा और कश्मीर, तो ये उत्तराखंड, हिमाचल, इनको बोला अरे भाई पाकिस्तान में पानी अधिकार का जा रहा 3 नदियों का हमारा, उसके लिए तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम झगड़े कर रहे हो यहाँ। मैंने सब झगड़े मिटा दिए और मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छे काम के लिए कभी कभी आग्रह करना पड़ता है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने नम्रतापूर्वक कहा और थोड़ा कहने में थोड़ा जोर था, तो उसके पीछे बुरा इंटेंशन नहीं था। आप जितनी बार सेशंस में आते हैं, मंचों पर आते हैं, 1 साल का अंतराल ले ले तो आपकी फिटनेस बढ़ती जाती है। ये सवाल सबके लिए। आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और मैंने ऐसा सुना है कि 7 बजे के बाद लोग सोचते हैं कि डाइट करनी चाहिए। आप सोचते हैं कि आज कहाँ, किस होटल में खाया जाए और क्या खाया जाए। ये फिटनेस का कोई फॉर्मूला सबको बता दीजिए, क्योंकि सब स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए मेरा वजन अभी 47 किलो कम हुआ है, पर उसमें थोड़ा बैरेट्रिक सर्जरी हुई, पर मैं आज फिट हूँ। इसका पहला कारण यह है कि मैं रोज 2 घंटा एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूँ, आज भी किया हूँ। और मैं 8:40 का अगर हवाई जहाज पकड़ना है तो भी 2 घंटे करता हूँ नागपुर में। तो पहली बात तो ऐसी कि मेरे इतना अनऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन तो थी नहीं मेरे लाइफ में, और मैं ढाबे पे खाता था, इधर खाता था, उधर खाता था, ऐसे ही मेरा लाइफ गया। क्योंकि मैं बीजेपी का काम करता था, तब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तो ऐसे ही मेरा लाइफ गया। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, और कोविड ने मुझे सिखाया। मेरा एक नज़दीकी मित्र का डेथ हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मुझे कहा कि देखो अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो 8-10 साल में ऐसे ही होगा। तो मैंने फिर अभी इतना किया कि मुझे अमिताभ बच्चन हर बार कार्य बोलते, अभी कल मुझे और एक बड़े व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा, तुम हर बार मिलता हो तो यंग दिखते हो, क्या कर रहे हो? तो मैं प्राणायाम करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मेरा एक्सरसाइज करने वाला जो मेरा ट्रेनर है वो जैकी श्रॉफ का लड़का है ना, उसका नाम क्या है, टाइगर श्रॉफ, उसका ट्रेनर है। मैंने उसको कहा मेरी बॉडी टाइगर श्रॉफ से अच्छी बना दो। तो अभी मैं वो तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे उसके एज में फर्क है, पर मैं अभी काफी कर। दूसरी बात, मेरी नियत में खाने में फर्क नहीं पड़ा और खाने में कम हुआ। अभी मैं एक समय 6 आलू बोंडे या 6 समोसे खाता था, अब 1 खाता हूँ। अच्छा। और रोज रात को मैं, आज भी मेरा डेली कार्यक्रम यही होता है कि रात का खाना, मैं आज कहाँ जाना, कहाँ खाना, मुझे बहुत बार पूछते लोग। तो मैं सुबह, मेरे यहाँ 4 शेफ है और रात कितने, सब पूछते कल क्या। तो मेरे यहाँ ऐसा मेनू चार्ट है पूरा, तो फिर मैं देखता हूँ लिस्ट,
और फिर बोलो आज ये करो कल ये करो, तो फिर वो बना दे। मतलब आप सबको ये याद रखना है कि प्राणायाम करना है, ये लिस्ट। एक बात मैं कहूंगा और मेरी बात पे विश्वास रखिए। देखिए, जो जो चीजें आपके पास है, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, ये समय के साथ खत्म होने वाला है। हेल्थ ये वेल्थ है। पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी नाम कमाओ, पर अगर हेल्थ खराब हो जाएगी तो कोई काम की नहीं। तो पहली बात आपके हेल्थ को पहले कर। मैं जो प्राणायाम करता हूँ वो मैंने सोशल मीडिया में डाला, अभी तक 3-4 करोड़ लोगों ने उसको देखा और अनेक लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं फुगा फुगाता हूँ, वो जो उड़नी जैसा बांध के करता हूँ, तो लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और जो भी आपको करना है उससे करिए, पर हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत जरूरी है। टाइम्स नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank टाइम्स you very लाइव much. के मंच पर। थैंक यू। Ladies and gentlemen, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रमा, thank you very much.